Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to cover state legislature. This is chapter 33 of Indian polity, the series I have started. This is a very important series as far as the civil services examination is concerned. And the reference I have taken for this Indian polity is from Lakshmikant book. There is also series available on my channel. There is a playlist for Indian economy, and for this I have taken reference from Ramesh Singh Economics. Okay, so this is a complete series. I have already covered it, and PDF is also available, so you can get it for the notes to utilize it as a note. Definitely these classes are very important, very helpful. Many of the students are getting benefit out of it, so do check this series also. Before this, I'll say, if you are new to the channel, definitely you should subscribe and also press the bell icon so that you can get the notification at the right time. जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. So let's begin. Our style of learning is, again I'll say, it is point wise. So here in the first point you can see the state legislature. The state legislature occupies a preeminent, very important, and a central position in state politics. Okay, state की politics की बात करोगे, ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स की बात करोगे, स्टेट की पॉलिटिक्स की, तो वहां पे गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट लेजिस्लेचर. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. यहाँ यहीं पे कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं यहीं पे. इसका कंपोजिशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका ड्यूरेशन, इसके ऑफिसर्स, इसके प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स बहुत वेराइड है. ठीक है, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया अंडर आर्टिकल 168 टू 212. ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताते हैं. एंड इसको ओवरऑल किस पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 6 वो पार्ट है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर को रखा गया है. अगले पॉइंट को देखते हैं. अब हम एक एक करके इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसके कॉम्पोजिशन, इसके ड्यूरेशन, इसके ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन सबको डिस्कस कर लेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, कैसे इसको स्ट्रक्चर्ड किया गया है, कौन क्या है, सारी बातें इसमें ऑर्गेनाइजेशन में लिखी गई हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में पहला पॉइंट ये है कि ऑल्दो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बिकॉज जो स्टेट्स है वहां पे कहीं कहीं बाई कैमरलिज्म है, बाई कैमरलिज्म, और कहीं कहीं यूनिकैमरल है. तो जो ये स्टेट लेजिस्लेचर है, कहीं कहीं बाई कैमरल है और कहीं कहीं यूनिकैमरल है. इसका मतलब क्या है? बाई कैमरल मतलब कि दो हाउसेस होंगी. एक होगी स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, और दूसरी होगी स्टेट लेजिस्लेटिव, ओके, काउंसिल. ये दो जहां पे दो हाउसेस होगी उसको बाई कैमरल बोलते हैं, और जहां पे एक ही हाउसेस होगी मतलब ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो उसको यूनिकैमरल स्टेट बोलते हैं. तो अभी जो लेटेस्ट है एज पर 2019 के डेटा के हिसाब से, 2019 के डेटा के हिसाब से देखोगे तो कुछ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बाई कैमरल है, जहां पे दोनों हाउसेस हैं. आंध्र प्रदेश एक एग्जाम्पल है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ये सारे स्टेट्स हैं. 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेट्स ऐसी हैं वो जहां पे बाई कैमरलिज्म है, मतलब दोनों हाउसेस हैं. विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है. ठीक है, विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये कुछ 6 स्टेट्स हैं जहां पे ये दोनों चीजें. एक्चुअली जेएनके को हटा दिया गया. जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ अभी रिसेंटली 2019 में, अगस्त में इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है. तो यहाँ पे भी बाई कैमरलिज्म हुआ करता था. अब चूंकि ये स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया तो ये खत्म हो चुका है. ठीक है, वैसे बात करें 7th अमेंडमेंट एक्ट की 1956 में, तो एक्चुअली इसने प्रोवाइड किया था फॉर ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश ऑल्सो.
बट इसको नोटिफाई नहीं किया गया कभी. इट हैज हाउएवर ए नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट हैज नेवर बीन मेड बाय प्रेसिडेंट. इसलिए क्या है यहाँ पे आज भी ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. 7th अमेंडमेंट एक्ट में इसमें काउंसिल देने की बात की गई थी, लेकिन आज तक इसको मिला नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है यूनिकैमरल जो सिस्टम है वो स्टेट लेजिस्लेचर ओनली होता है, उसमें वहां पे काउंसिल नहीं होता है. एंड अगर इसमें बात करें कि कौन कौन से लोग पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव के, क्या क्या यूनिकैमरल सिस्टम में स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है, तो उसमें गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिला दो तो वो स्टेट लेजिस्लेचर बन जाता है. अगर बात करें बाई कैमरल सिस्टम की तो वहां पे इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब दोनों हाउसेस प्लस गवर्नर मिला दो तो बाई कैमरल सिस्टम वहां पे बन जाता है. नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि एबोलिश किया जा सकता है या फिर क्रिएट किया जा सकता है नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को. जहां ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी स्टेट में उसको एबोलिश भी किया जा सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है, या फिर जहां नहीं है वहां पे क्रिएट भी किया जा सकता है. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है. कौन करता है, तो पार्लियामेंट करता है. पार्लियामेंट कैन एबोलिश और क्रिएट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन इसके लिए कंडीशन है. इसके लिए क्या है कि जो कंसर्न्ड स्टेट है उसको एक रिजोल्यूशन पास करना होता है कि भाई पार्लियामेंट को रिजोल्यूशन पास करके इनको बोलना होता है कि आप हमारे लिए या तो क्रिएट करवाना हो तो क्रिएट कर दीजिए, या फिर उनके ऑलरेडी एक काउंसिल है उसको हटवाना चाहते हैं तो एबोलिश करने के लिए भी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है कंसर्न्ड स्टेट को. और ये होता है बाई स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है सेकंड चैम्बर. सेकंड चैम्बर क्या है? सेकंड चैम्बर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है. ठीक है, उसको उसी को सेकंड चैम्बर कहते हैं. फर्स्ट चैम्बर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. तो सेकंड चैम्बर की क्या जरूरत पड़ी? इसको एक्चुअली क्रिटिसाइज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि नहीं जरूरत है, ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम नॉमिनेटेड या फिर ऐसे सदस्य होते हैं जो डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट नहीं करते पीपल को. एंड इट मोर ओवर इट डिले द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज एक जो बिल एक असेंबली में पास होके एक्ट बन सकता था उसको दूसरे हाउस में भी जाना पड़ेगा. अगर वहां पे सेकंड चैम्बर होगा वहां पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव प्रोसेस में डिले हो रहा है इसके वजह से. एंड एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन भी है, तो सेकंड चैम्बर को क्रिटिसाइज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. एंड इसी वजह से इसको बेसिकली इसमें प्रोविजन रखा गया कि कभी भी इसको एबोलिश या फिर क्रिएट किया जा सकता है ऑन द विशेस ऑफ द स्टेट. स्टेट चाहे तो अपना खुद का एक काउंसिल बनवा सकती है या फिर हटवा भी सकती है. तो इस कारण से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन ग्राउंड देते हुए बोला कि ठीक है, ऐसा करते प्रोविजन रखते हैं कि कोई स्टेट चाहे तो इसको एबोलिश भी करवा ले या फिर क्रिएट भी करवा सकती है. नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड इन 1957 एंड गॉट द सेम एबोलिश्ड इन 1985. तो पहले आंध्र प्रदेश के पास ये था, फिर शुरू में था, फिर एबोलिश हो गया 1985 में, फिर अगेन रिवाइव कर दिया गया इसको 2007 में. तो आज के डेट में आंध्र प्रदेश के पास 2 हाउसेस हैं, बाई कैमरल है. ठीक है, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु हैड बीन एबोलिश्ड इन 1986. तो पहले तमिलनाडु के पास था लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड दैट ऑफ पंजाब एंड बंगाल, इनको भी पहले इनके पास भी रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों हाउसेस रही हैं. इनको 1969 में खत्म कर दिया गया था. इन्हीं के रिक्वेस्ट पे इन्होंने रिजोल्यूशन पास करके इसको कैंसिल करवा दिया. अब बात करें कॉम्पोजिशन क्या है असेंबली का. सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉम्पोजिशन क्या होता है, स्ट्रेंथ वगैरह. तो स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. जनता डायरेक्ट अपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज करके, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है वैसे ही एमएलए का चुनाव होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का. उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसको रखा गया है 500 एंड मिनिमम रखा गया है 60.
अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा, तो इसके लिए मिनिमम जो है वो 30 रखा गया है, बिकॉज ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं। मिजोरम एंड नागालैंड के लिए 40 एंड 46 रिस्पेक्टिवली, मिजोरम के लिए 40 एंड नागालैंड के लिए 40 मिनिमम रखा गया। तो मिनिमम जो यहाँ पे 60 है उसको वॉयलेट किया गया है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा के लिए मिनिमम 30 एंड मिजोरम एंड नागालैंड के लिए 40 एंड 46। तो थोड़ा सा डिफर है कुछ स्टेट्स के लिए, इवन 60 से भी कम रखा गया है। तो ओवरऑल देखोगे तो 500 से लगभग ये 30 के बीच में वेरिएट करता है, स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ द मेंबर्स of legislative assemblies in Sikkim and Nagaland are also elected indirectly। तो ये एक याद कर लो, ये एमसीक्यू आ सकता है कि सिक्किम और नागालैंड में जरूरी नहीं है कि सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्शन में चुने जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर बात करें दो स्टेट की, सिक्किम और नागालैंड की, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं एक बंदे को, वन मेंबर एज द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर ये कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है, तो एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं गवर्नर। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जिनके पूर्वज जो है अंग्रेज रहे हैं, लेकिन अब ये लोग इंडिया में रह गए हैं, इनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। ओरिजिनली ये प्रोविजन था फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1960 तक था ये, लेकिन इसको बार बार एक्सटेंड किया गया कंटिन्यूअसली 10-10 साल के लिए। अभी जो लेटेस्ट एक्सटेंशन है इसका 95th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 2009 में आया था, इसके हिसाब से इसको 2020 तक एक्सटेंड किया है, मतलब इस साल तक 2020 तक ये एक्सटेंडेड है, लेकिन फिर से कोई ना कोई एक्ट आ जाएगा, अमेंडमेंट एक्ट, और इसको इंक्रीज कर देंगे ये लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर बात करें कैसे डिवाइड है स्टेट, तो स्टेट को डिवाइड किया गया है इलेक्शन पर्पस के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे मान लो कि एक स्टेट है, सपोज लेट से कि ये सपोज एक रफली मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया बिहार का, सपोज ये बिहार स्टेट है, एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई हैं, ठीक है, मतलब रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड लाइक दिस ओनली, demarcation is done in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats is same throughout the state, ठीक है। तो मतलब कि बेसिस जो है पॉपुलेशन है, तो इसलिए क्या होगा, आपको ये कहीं छोटा कहीं बड़ा दिख जाएगा, कहीं क्योंकि कहीं कहीं ज्यादा जनसंख्या होती है, कहीं कम होती है। तो बेसिस जो है डिवीजन का वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के बेसिस पे स्टेट्स जो है डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एक रेशियो लेके चला गया है कि इतना जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए स्टेट्स में, और यही सारे स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिसाब किताब, बेसिस जो है वो पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है रीएडजस्टमेंट होना चाहिए। रीएडजस्टमेंट चूंकि पॉपुलेशन का हम कैलकुलेशन कब करते हैं, सेंसस के द्वारा होता है। जब भी सेंसस आता है तो पॉपुलेशन पे डाटा आता है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे डाटा सेंसस के द्वारा मिलता है हमें। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को इसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। आफ्टर ईच सेंसस, जब भी जनमतगणना होती है, जनगणना होती है सॉरी, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स को रीएडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मान लो बिहार में जनसंख्या बढ़ गई तो सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, यूपी में जनसंख्या बढ़ गई तो सीटों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। एंड एक और चीज बढ़नी चाहिए, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है तो इसको फर्दर एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना पड़े, किसी पर्टिकुलर जगह में नहीं बढ़ी तो उसको सेम ही कॉन्स्टिट्यूएंसी रख सकते हैं। तो एक तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज जनता बढ़ गई, दूसरा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी फर्दर डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी जनता का घनत्व या जनता का संख्या बढ़ गया हो, तो उसके हिसाब से डिवीजन ऑफ द ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड फॉर दिस पर्पस डिलिमिटेशन एक्ट इन 1952, 1962, 1972 एंड 2002। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, ये बेसिकली इसलिए कमीशन बनाया जाता है ताकि जो स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या फिर ओवरऑल कंट्री में, उसको
डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाना घटाना, इसके लिए ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि इसके लिए एक्ट बना के करे, चेंज करे। लेकिन 42वां संशोधन हुआ 1976 में, जिसने फ्रीज कर दिया टोटल नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल द ईयर 2000 एट लेवल 1971। ठीक है, 1971 में जो मतगणना हुई थी, जनगणना, सॉरी बार बार मतगणना बोल रहा हूँ, जो जनगणना हुई थी उसके डेटा के हिसाब से 2000 तक फिक्स कर दिया गया कि मतलब इससे अगले डेटा पे नहीं, इसी डेटा पे कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम ही रहेंगी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं बदला जाएगा। ये 42वें संशोधन ने चेंज कर दिया। वैसे तो रेगुलर होना चाहिए, जैसे 1971 में हुआ, 1981 में सेंसस हुआ, तो डेटा बदलना चाहिए, सॉरी, लेकिन डेटा बदला नहीं। ऐसा 42वें संशोधन ने फ्रीज कर दिया नंबर्स को, नंबर ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल द 2000 ऑन द लेवल ऑफ 1971। फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया अनदर ईयर्स के लिए, जैसे कि अप टू 2026 बाई 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया। ठीक है, 84th अमेंडमेंट एक्ट ने इसी को एक्सटेंड कर दिया फर्दर 2026 तक। ठीक है, एक और चेंज आया, रीएडजस्टमेंट हुआ फिर से एंड रेशनलाइजेशन हुआ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 सेंसस। ठीक है, ये दोबारा हुआ। ठीक है, ये हुआ था इस बेसिकली 84th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही हुआ था, जिसमें बेसिस जो है वो चेंज कर दिया गया, 1991 का सेंसस बेसिस बना दिया गया और इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई 2026 तक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो नहीं बदलेंगी, वो उसी 1991 वाले सेंसस के पॉपुलेशन वाले डेटा के हिसाब से ही चलती रहेंगी। 87th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, इसने 2001 का जो सेंसस था उसको बेसिस बना दिया। ठीक है, एंड पावर दे दिया गया कि भाई अल्टर किया जाए, लेकिन विदाउट अल्टरिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अल्टर किया जा सकता है बट बिना नंबर बढ़ाए हुए। तो जो मैंने बात बोली कि दो चीजें होती है जब भी सेंसस होता है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं और दूसरा डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। तो इसको नहीं किया गया, बोला गया 87वें संशोधन में कि 2001 के सेंसस के हिसाब से आप सरकार को बोला गया कि आप पार्लियामेंट को बोला गया कि आप बदल सकते हैं स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बदल सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए 245 सीट्स हैं, तो ये सीट्स इतनी ही रहेंगी, लेकिन जो वहाँ पे पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें चूंकि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, तो उसको आप दो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकते हैं, उसको आप अल्टर कर सकते हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बढ़ा सकते, किसी दूसरे के साथ अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, ऐसे करके अल्टर किया जा सकता है। तो ये 87th अमेंडमेंट एक्ट में किया गया। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। तो देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो सीट्स होंगी ना वो रिजर्व रखी गई हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो जो रिजर्व सीट्स हैं वहाँ पे उसी कास्ट के या फिर उसी कम्युनिटी के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। असेंबली ऑफ ईच स्टेट, सारे स्टेट में है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के सीट्स रखे गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन रेशियो। जितना उनका पॉपुलेशन है उतनी उनकी सीट्स रेशियो के हिसाब से रख दी गई है रिजर्व। उसमें वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये इनिशियली 10 साल के लिए था, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है कंटिन्यूअसली। नाउ अगर बात करें तो 95th अमेंडमेंट एक्ट ने, जो कि 2009 में आया था, इसको 2020 तक एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं कि जो SC ST है वो बेयर्ड नहीं है किसी पर्टिकुलर जनरल सीट में फाइट करने के लिए, वो जनरल में भी कर सकते हैं और अपने वाले सीट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल। अब तक हमने असेंबली का देख लिया कॉम्पोजिशन, अब दूसरे हाउस का जो कि इसको विधान परिषद कहते हैं उसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ से शुरू करेंगे। तो इनका स्ट्रेंथ जो है अगेन इनडायरेक्टली ये लोग इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। वहां पे क्या था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते थे, एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली होते हैं प्रोपोर्शनल रेशियो के द्वारा। मैक्सिमम इसका स्ट्रेंथ जो है काउंसिल का वो रहता है
1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। तो असेंबली के नंबर पर डिपेंड करता है इनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मान लीजिए कहीं पे 240 है टोटल स्ट्रेंथ, तो इसका 1/3 कितना होगा, 80 होगा। मतलब अगर कोई स्टेट में 240 सीट्स है, स्ट्रेंथ है असेंबली का, तो उसका 1/3 लगाओगे तो 80 होगा वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ काउंसिल का। सिंपल सी बात है। और मिनिमम भी रखा गया है 40, तो 40 से नीचे नहीं हो सकता है काउंसिल का नंबर। इट इज डन टू इंश्योर द प्रीडोमिनेंस ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। ठीक है, असेंबली के लोग ज्यादा हो, मतलब कि इसका मतलब ये है कि इसमें जो मेंबर्स होंगे डोमिनेट करें इसके लिए, जो असेंबली के मेंबर हैं वही डोमिनेट करें इसमें, इसके लिए इसको बनाया गया है। एन एक्चुअल स्ट्रेंथ फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। ये तो जो डिसीजन होता है कि जो काउंसिल में एक्चुअल नंबर होगा वो डिसीजन स्टेट के पास नहीं है, वो डिसीजन है पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट फिक्स करते रहती है एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैनर ऑफ इलेक्शन। तो कैसे यहाँ पे इलेक्शन होता है, कैसे पार्ट वाइज होता है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे 1/3 लोग इलेक्ट किए जाते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, जैसे कि स्टेट में लोकल बॉडीज होती हैं, म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा। ये लोकल बॉडी 1/3 टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 1/3 मेंबर को इलेक्ट करती है। देन 1/12 भाग, 1/12 भाग जो है वो लोग इलेक्ट किए जाते हैं बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। तो जो ग्रेजुएट लोग हैं स्टेट में, जो कि रह रहे हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन उन्होंने किया हो, वैसे लोग चुनते हैं 1/12 भाग को। और बाकी 1/12 भाग को टीचर्स चुनते हैं जिनका 3 साल का स्टैंडिंग है स्टेट में, 3 साल से वो टीचर हैं, एंड नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल का टीचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो टीचर्स चुनते हैं, ग्रेजुएट्स चुनते हैं, तो इससे क्या है, पढ़े लिखे लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन अगेन 1/3, अनदर 1/3 पार्ट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग्स पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, देन द रिमाइंडर आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो रिमाइंडर जो है इसके बाद जो बचता है वो 1/6 भाग बचता है। 1/6 भाग गवर्नर ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो जिनको पर्सनल नॉलेज है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में या फिर सोशल सर्विसेज में। तो ऐसे आप देखोगे तो 1/5 भाग इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, जैसे इन सबको ऐड कर दो, 1/3, 1/12, अगेन 1/12 है, 1/3, ऐसे सबको ऐड कर दो तो 5/6 हो जाएगा। रिमेनिंग 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा। ठीक है, 1/5 भाग इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड 1/6 भाग नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा। ये मेथड जो होता है वो प्रोपोर्शनल रेशियो होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इनको चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ असेंबली। जो ड्यूरेशन है असेंबली की, ठीक है, यहाँ पे ये ड्यूरेशन जो असेंबली की है, असेंबली एक्चुअली एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है जैसा कि काउंसिल होता है। ये जस्ट लाइक लोकसभा है जो कि हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है। इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 years। ठीक है, 5 years आफ्टर जनरल इलेक्शन जब होता है उसके बाद फर्स्ट सिटिंग से काउंट होता है। फर्स्ट सिटिंग से 5 साल तक इनका टर्म काउंट होता है। 5 साल जैसे होता है वैसे ही ये डिसॉल्व हो जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्सपायरेशन जैसे होता है, मतलब 5 साल जैसे कंप्लीट होता है, इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स, रिजोल्यूशन हो जाता है। हाउएवर गवर्नर को पावर है कि वो पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, एट एनी टाइम, कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। ठीक है, तो कभी भी गवर्नर चाहे तो एडवाइस आएगा सीएम का या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम का एडवाइस है तो गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को और फ्रेश सिलेक्शन करवा सकते हैं। जो असेंबली का ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड भी हो सकता है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब लगी हो देश में तब किया जा सकता है इसको। लेकिन इसको एक्सटेंड करने के लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट के द्वारा। इनिशियली 1 साल के लिए होगा, एक टाइम पे 1 ही साल के लिए होगा, 1 year एट ए टाइम, एंड फॉर एनी लेंथ, जितने साल के लिए इमरजेंसी रहेगी उतने साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यूड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड। मतलब जैसे इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने में ही मैक्सिमम जो है वो जो एक्सटेंशन जो है
असेंबली का 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 महीने के अंदर ही इसको डिसॉल्व हो जाना पड़ेगा अगर ये एक्सटेंडेड हुई है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल, इसकी बात करें तो ये कंटिन्यूइंग चेम्बर होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। जिस भी स्टेट में है जहाँ पे बेसिकली हर स्टेट में काउंसिल नहीं होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी किसी स्टेट में, 6 स्टेट मैंने बताया था आपको, वहाँ पे ये एक परमानेंट बॉडी की तरह काम करता है, कंटिन्यूइंग चेम्बर होता है ये। लेकिन एक चीज़ है कि इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं काउंसिल के वो रिटायर होते रहते हैं ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं और हर तीसरे साल फिर से इलेक्शन हो जाता है ताकि 1/3 जो रिटायर हुए हैं उनकी जगह पे दूसरे चुन के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट रिटायरिंग जो मेंबर होते हैं दे आर आल्सो अगेन एलिजिबल फॉर री इलेक्शन या री नॉमिनेशन एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितने भी समय के लिए, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए जो रिटायर करते हैं वो लोग दोबारा चुने जा सकते हैं एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल। नेक्स्ट अब देखते हैं मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है। जो एमएलए होते हैं, मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो होते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित की गई है वो ये है कि वो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात तो ये है कि ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव लड़ने से पहले इनको बेसिकली जब नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो इनको ओथ एंड अफर्मेशन लेना होता है। सबसे पहले एक बंदा होता है इलेक्शन कमीशन का, उसके सामने लेना होता है। उस ओथ एंड अफर्मेशन में ये ओथ क्या लेते हैं, तो ये कहते हैं कि आई हैव टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दे हैव टू अगेन अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देन अगर बात करें एज लिमिट कुछ है क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो एक्चुअली काउंसिल के लिए जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर एमएलसी के लिए कोई चुनाव लड़ने जा रहा हो तो उसका एज जो है वो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसको 25 साल से कम नहीं होना है, मिनिमम 25, यहाँ पे मिनिमम 30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पार्लियामेंट एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया है के द्वारा रखा गया है एमएलए एंड एमएलसी के लिए, एंड ये रखा गया अंडर एक एक्ट जो है उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि 1951 में आया था। और इसके हिसाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कुछ एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है उसमें पहला ये है कि जो बंदा एमएलसी के लिए चुनाव लड़ना चाहता है सबसे पहले तो वो इलेक्टर होना चाहिए फॉर एन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। तो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कंसर्न स्टेट में वो इलेक्टर होना चाहिए, इलेक्टर। ठीक है, मतलब वो वोट दे सके। एंड ही शुड आल्सो बी क्वालिफाइड फॉर गवर्नर्स नॉमिनेशन, तो गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए भी वो क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड ही शुड बी रेसिडेंट इन द कंसर्न स्टेट, जहां से वो एमएलसी बनने की कोशिश कर रहा है, लड़ने जा रहा है चुनाव। नेक्स्ट है, अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो बंदा है जो खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, सबसे पहले तो उसको इलेक्टर होना है। ठीक है, सबसे पहले उसको इलेक्टर होना है किस कहाँ के लिए, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इलेक्टर हो, मतलब जो स्टेट से वो लड़ने जा रहा है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कहीं का भी एक का मेंबर होना चाहिए, उसको इलेक्टर होना चाहिए इन द कंसर्न स्टेट, तभी जाके वो पार्टिसिपेट कर सकता है एज ए एमएलए कैंडिडेट। नेक्स्ट है, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द सीट रिजर्व फॉर देम। तो डेफिनेटली जो सीट रिजर्व है उसके लिए तो उसी कम्युनिटी से लोग चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशंस भी रखी गई हैं इन लोगों की। सबसे पहली तो डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि कोई बंदा अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है या फिर एमएलसी या एमएलए हो तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। अगर उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, एक्सेप्ट मिनिस्टर्स और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड। तो कुछ जैसे मिनिस्टर्स जो है वो उनका ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड में माना जाता है, और कुछ ऐसे ऑफिस हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है सरकार के द्वारा ही, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही, वो भी लोग डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसी और ऑफिसेज होती हैं जहाँ पे रिम्यूनरेशन मिलता है, मतलब सैलरी दी जाती है, पैसा ही मिलता है उनको,
तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जनरली इनको नहीं होल्ड करना है, बट मिनिस्टर जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होता है। कुछ ऐसी भी ऑफिसेस है जो कि एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है, ही शुड नॉट बी ए अनसाउंड माइंड, पगला नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा, तो कोर्ट के द्वारा अप्रूव नहीं होना चाहिए कि वो पागल है या फिर अनसाउंड माइंड है, माइंड ठीक नहीं है उसका, ठीक है। ऐसा नहीं कोई दूसरा भी बोल दे कि आप तो पागल हो, ऐसे नहीं, कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, इफ ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब उसने लोन लिया है और वो पेमेंट नहीं कर रहा है, इंसॉल्वेंट है वो, अनडिस्चार्ज, पैसा उसके बैंकरप्ट है लेकिन पैसा उसने अभी तक क्लियर नहीं किया अपना। इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसको, या फिर उसने वॉलंटरली एक्वायर्ड कर लिया फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप, या फिर ऐसा पता चला सरकार को कि उसका संबंध है फॉरेन स्टेट के साथ, और ऐसी स्टेट के साथ स्पेशली जो मतलब इंडिया के फेवर में नहीं रहती है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इनफैक्ट उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंदर एनी लॉ, जो कि लॉ को पार्लियामेंट ने बनाया है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, और उस पर वो लागू होता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट ने कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी रखी है अंडर द अगेन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के द्वारा। वो क्या है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बंदा एमएलए या फिर एमएलसी होगा, he must not have been found guilty of certain election offenses और corrupt practices। तो इलेक्शन में बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होते हैं, उनके कई सारे ऑफेंसेस हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह, इन सब चीजों में उसको गिल्टी नहीं पाया जाना चाहिए। अगर पाया गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, जहाँ पे जेल जो है, जो सजा जो है 2 या 2 साल से ज्यादा है, तब भी उसको उसका क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो 2 साल या फिर जो भी ड्यूरेशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, वैसे लोगों को डिटेन किया जाता है जो कि लगता है कि ये सीवियर कोई डैमेज करने वाले हैं लॉ एंड ऑर्डर को, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है, ठीक है। प्रिवेंट करने के लिए कोई नोन ऐसा कोई मतलब जहाँ पे हिंट लग रहा है सरकार को कि अब ये कुछ करने वाला है, वैसे ड्यूरेशन को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैसे ड्यूरेशन को डिस्क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये जो चार्जेस है इस पे प्रूवन नहीं होते हैं। देन ही शुड नॉट फेल टू लॉज इलेक्शन इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए मैं बता दूं कि कुछ नियम है कि पर्टिकुलर एक बंदा जो है इतना खर्च कर सकता है एमएलए के एग्जाम उसके लिए इलेक्शन में, तो उसको बेसिकली डिस्क्लोज करना होता है, अपना लॉज करना होता है अपना इलेक्शन एक्सपेंस विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम इलेक्शन कमीशन को। अगर वो फेल हो गया तो वो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा उस केस में। नेक्स्ट है, इफ ही इज इन एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वर्क्स और सर्विसेज, तो वैसा बंदा जिसका इंटरेस्ट है सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में, सरकार के कामों में, सरकार की सर्विसेज में, तो उसको भी जब इंटरेस्ट होगा तो वो अपने हिसाब से बहुत सारे डिसीजन ले सकता है, और पर्टिकुलर जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा उसको वो प्रीफरेंस दे सकता है, जो कि ठीक नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही शुड नॉट बी ए डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट, नॉर ही शुड होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन ए कॉर्पोरेशन जहाँ पे गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25% का शेयर हो। तो अगेन अगर वैसे उसका गवर्नमेंट वैसे कंपनी का कॉर्पोरेशन का अगर डायरेक्टर है और उसको वो एमएलए अगर बना दिया गया या फिर सपोज एमएलसी बना दिया गया, तो डेफिनेटली उस कॉर्पोरेशन के फेवर में वो डिसीजन देना चाहेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे इस कॉर्पोरेशन को फायदा हो जाए। तो अगेन एक ग्राउंड बनता है जिस ग्राउंड पे इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। नेक्स्ट है, he should not be dismissed from the government service for charges of corruption or disloyalty against the state। तो मान लीजिए कोई बंदा सर्विस कर रहा था, गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा था, और उसको करप्शन के चार्जेस पे उसको हटा दिया गया सर्विस से, या फिर उसने डिसलॉयलिटी दिखाई स्टेट के अगेंस्ट में और उसके वजह से इसको डिसमिस कर दिया गया, तो वो भी एक ग्राउंड बनता है कि वो फिर एमएलए या एमएलसी के लिए भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग इनमिटी, एक दूसरे ग्रुप के बीच में हार्मोनी को बिगाड़ रहा है, इनमिटी दुश्मनी फैला रहा है किसी भी प्रोपेगेंडा किसी भी बातों से, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एमएलए और एमएलसी के पोस्ट से।
नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट बी पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज सती, सच एज अनटचेबिलिटी। ऐसी चीज़ों को अगर कोई प्रीच कर रहा है तो अगेन इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, और ये ग्राउंड बनता है कि एक बंदे को एमएलए या फिर एमएलसी के पोस्ट से उसको खत्म किया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो ये सारे कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन थे जो कि अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट पार्लियामेंट ने बनाए हैं एमएलए एंड एमएलसी से रिलेटेड। ऐसा ही एमपी से रिलेटेड भी है, राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर से भी रिलेटेड है। सेम चीज़ें हैं, सेम चार्जेस हैं जिस पे उनको भी हटाया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है आपके लिए, अगर आपने पहले देखा होगा तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है गवर्नर्स डिसीजन इज फाइनल एज फार एज द ओपिनियन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा वैसे केस में जब इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए तो गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, लेकिन ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। बट गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो इतना डिस्क्रिशनरी नहीं है, उनको बेसिकली इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करना होता है, उनका ओपिनियन लेना होता है और उनके ओपिनियन के हिसाब से ही एक्ट करना होता है। लेकिन हाँ, गवर्नर का डिसीजन फाइनल है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सालों तक राजनीति को परेशान करती रही है, आज भी कर रही है। इसमें बहुत सारे लॉ भी बनाए गए, अमेंडमेंट भी किया गया, लेकिन इसको बेसिकली हिंदी में कहे तो दल बदल होता है। ये एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में बेसिकली क्या होता है, कई बार जब हंग असेंबली हो जाती है उस केस में नंबर ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार चल रही है वो एक दो नंबर से भी गिर सकती है। तो क्या करती है, दूसरे पार्टियों से या फिर इंडिपेंडेंट एमएलएज वगैरह को एमएलसीज वगैरह को लुभावित करती हैं कि मैं आओ, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, हमारी पार्टी में जुड़ जाओ, या फिर हमें सपोर्ट करो, आपको मिनिस्ट्री दे देंगे ताकि हमारी सरकार चलती रहे। तो वो क्या करते हैं, दूसरी पार्टी को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, उसको कहते हैं डिफेक्शन, दल बदल। इसमें ये एक्चुअली गलत प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस की वजह से भी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। इसको बेसिकली 10th शेड्यूल में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं टोटल। 10वां जो शेड्यूल है वो डिफेक्शन को डील करता है, वहां पे कहा गया है। तो बेसिकली डिफेक्शन में मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, जो मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो समझ लो कि ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो मतलब एक बंदा जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाइड है वो मेंबर के भी पोस्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 10th शेड्यूल के हिसाब से ये चीजें हैं। नेक्स्ट है बेसिकली जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको डिसाइड करने का पावर जो है प्रेसिडेंट्स के पास है। अगर बात करें काउंसिल की तो वहाँ पे चेयरमैन प्रेसिडेंट होते हैं, तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे। बात करें अगर असेंबली की तो वहाँ पे स्पीकर हेड होते हैं, प्रिजाइड करते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि किसी का जो है डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं, ग्राउंड है कि नहीं डिफेक्शन एक्चुअली। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया एक, उन्होंने कहा कि जो डिसीजन होगा चेयरमैन या फिर स्पीकर का, जिस भी हाउस से हो रहा है डिफेक्शन का केस आ रहा है, उस पर वो डिसीजन दे रहा है, उसको जुडिशियल रिव्यू में रखा जाएगा। इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट है अब ओथ एंड अफर्मेशन की बातें जान लेते हैं कि कैसे जो मेंबर्स हैं स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल में उनको ओथ एंड अफर्मेशन लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली बिफोर ज्वाइनिंग ऑफिस, काम शुरू करने से पहले उनको ओथ एंड अफर्मेशन सब्सक्राइब करना होता है बिफोर द गवर्नर, या फिर गवर्नर नहीं है तो उनके द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के सामने इनको ओथ लेना पड़ता है। ओथ में ये क्या लेते हैं, बेसिकली दे टेक ओथ टू बियर true faith and allegiance to the Constitution of India and to uphold the sovereignty and integrity of India. Next, to faithfully discharge the duty of office. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ए पर्सन इज लाइबल टू पेनाल्टी ऑफ 500 रुपीज ईच डे इफ ही सिट्स और वोट्स एज ए मेंबर इन हाउस। किस ग्राउंड, देखिए कुछ ग्राउंड्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड के हिसाब से अगर कोई बंदा उस ग्राउंड को फुलफिल नहीं कर रहा है और फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो मेंबर की तरह एज ए किसी भी, जिस भी वो हाउस का वो मेंबर है, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, बैठ रहा है वहाँ पे और
वोट भी कर रहा है तो उसको पेनाल्टी उस पर लगाई जाएगी 500 रुपये। तो वो ग्राउंड क्या क्या है, देखिए मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो बिना ओथ एंड अफर्मेशन के, ठीक है, सीधा घुस गया, ओथ और अफर्मेशन हुआ नहीं और पार्टिसिपेट करने लगा, तो उसको 500 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ेगी हर बार, ईच डे के लिए, जितने दिन वो बैठेगा उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। या फिर किसी को पता है कि ही इज नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, वो क्वालिफाइड ही नहीं है एज ए मेंबर की मतलब पार्टिसिपेट कर सके हाउस में, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर उसको डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी कर दिया गया है, मेंबरशिप उसकी छीन ली गई है, तब भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको 500 रुपये पर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा जितने दिन बैठेगा। नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग। मान लीजिए कि उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है किसी भी एक्ट के द्वारा जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, और किसी पर्टिकुलर उस एक्ट के हिसाब से लोगों को, अगर मान लीजिए उसमें एक्ट के हिसाब से उनको रियली वो प्रोहिबिटेड है और फिर भी वो जानबूझ के पार्टिसिपेट कर रहा है सिटिंग में, वोटिंग भी कर रहा है, तब भी उनको 500 रुपये देना पड़ेगा पर डे पेनाल्टी के तौर पे। अब बात करेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस की, तो कुछ सैलरी एंड अलाउंसेस भी हैं जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, तो ये डिटरमाइन किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनकी सैलरी फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमाइन करते रहती है। अब कई बार वैकेशन हो जाता है सीट का, जो एमएलए है या फिर एमएलसी है उनका सीट वैकेंट किस ग्राउंड पे माना जाएगा, तो कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि डबल मेंबरशिप। मान लीजिए एक बंदा एमएलए भी है और एमएलसी भी है, ठीक है, तो ही कैन नॉट बी द ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज एट ए टाइम, नहीं रह सकता है। तो डबल मेंबरशिप जब भी होती है तब उसको, एक बेसिकली प्रोविजंस है कुछ, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोविजंस होती हैं, तो उनको उनके हिसाब से किसी किसी हाउस को छोड़ना पड़ता है, और डबल मेंबरशिप के साथ वो नहीं कैरी कर सकता है। डबल मेंबरशिप में अगर उसको मेंबरशिप मिल गया दोनों हाउसेस का, तो एक को छोड़ना पड़ेगा, उसको प्रेफरेंस देना होता है, एक को छोड़ना पड़ेगा उसको, अगर नहीं छोड़ा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वैकेट माना जाएगा उसके सीट को, ठीक है। नेक्स्ट है उसका, अगर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है किसी भी ग्राउंड पे, जो मैंने डिस्क्वालिफिकेशन बताई थी इससे पहले कि होती है एमएलसी की, तब भी वैकेट माना जाएगा, वैकेशन माना जाएगा उसके सीट का। या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, किसी एमएलए ने रेजिग्नेशन, वो किसको देते हैं, तो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देते हैं। मान लीजिए एमएलए है तो वो स्पीकर को देगा अपना रेजिग्नेशन, या फिर एमएलसी है तो वो चेयरमैन को देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अब्सेंट हो जाते हैं, अब्सेंसी कब होती है, जब एक बंदा 60 दिन तक मीटिंग में आया ही नहीं बिना परमिशन के, 60 दिन तक जो एमएलए है वो कार्रवाई में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 7 दिन तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आया बिना परमिशन के, तब उसको अब्सेंट माना जाएगा, उस केस में भी उसका सीट वैकेंट हो जाएगा। कुछ अदर केसेस हैं जैसे कि वैकेशन के लिए, जैसे कि इलेक्शन अगर उसका जो हुआ है बाद में पता चला कि वो गलत है, कोर्ट ने डिसाइड किया, या फिर उसको एक्सपेल कर दिया गया है हाउस से या फिर उसको इलेक्ट कर लिया गया है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, या फिर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, या फिर उसको अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर के लिए। तो गवर्नर बनेगा तो भैया साथ में एमएलए और एमएलसी भी नहीं रह सकता है, प्रेसिडेंट बनेगा तो अगेन एमएलए और एमएलसी भी होल्ड नहीं कर सकता साथ में, वाइस प्रेसिडेंट में भी सेम कंडीशन लगता है। आगे बढ़ते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। अब देखिए हर स्टेट लेजिस्लेचर में, जैसे मान लीजिए एमएलसी में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये दो हाउसेस होती हैं, दोनों में अपने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। असेंबली में स्पीकर होते हैं ऑब्लिक डिप्टी स्पीकर होते हैं, और यहाँ पे चेयरमैन होते हैं ऑब्लिक वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है, काउंसिल में। ईच हाउस ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, chairman and deputy chairman for legislative council, and there is also a panel of chairman for assembly and a panel of vice chairman for council। ये पैनल बेसिकली 10 लोगों के आसपास का एक पैनल होता है। असेंबली मेंबर्स बेसिकली जो एमएलए होते हैं उन्हीं में से 10 बंदों को चुन के तैयार रखा जाता है कि मान लीजिए किसी केस में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नॉट अवेलेबल हो, तो इनमें से कोई एक बंदा इसको प्रिजाइड कर सकता है, बिकॉज प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बिना काम नहीं चल सकता है हाउसेस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें सेम ही है जो अपना पार्लियामेंट हमने पढ़ा था, लगभग उसी से मिलती जुलती हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं वो सामने आपके आती रहेंगी। स्पीकर ऑफ असेंबली, तो ही इज बेसिकली स्पीकर ऑफ असेंबली, तो मैंने बताया कि असेंबली जो है
वहाँ पे स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर होता है। ये कौन होता है? ये बेसिकली एमंग द मेंबर्स, मतलब कि जो टोटल मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक बंदा होता है जिसको इलेक्ट किया जाता है एज द असेंबली का स्पीकर। एंड इसका जनरली जो स्पीकर का जो टर्म है, जो पोस्ट है, चलता रहता है जब तक असेंबली है। लेकिन कई बार वैकेंट हो जाता है इसका स्पीकर का पोस्ट। उसके लिए 3 केसेस हैं जब वैकेंट हो सकता है, वो 3 केसेस जान लीजिए। पहला केस है इफ ही सीजेस टू बी, if the speaker ceases to be a member of the house, स्पीकर का मेंबरशिप ही चला गया तो क्या होगा? स्पीकर रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर वो रिजाइन कर दिया बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर, वो लिखा कि मैं रेजिग्नेशन देता हूँ, मैं नहीं रहूंगा स्पीकर, तब भी वो उसका स्पीकर का पोस्ट वैकेंट माना जाएगा। या फिर उसको हटा दिया गया है। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उस समय सारे के सारे वोट करेंगे तभी स्पीकर को हटाया जा सकता है, रिजोल्यूशन लाके। और इसके लिए पहले 14 दिन की नोटिस देनी होती है, स्पीकर को बोलना पड़ता है कि स्पीकर साहब आपके लिए हम लोग नोटिस लेके आए हैं कि आपको हटाने वाले हैं हम लोग। तो 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है, उसके बाद ही ये रिजोल्यूशन पे वोटिंग होती है। रिजोल्यूशन पे सारे अगर लोगों ने, जितने भी मेजोरिटी है, सबको वोट करना होता है, सबको इसके फेवर में करना हो। एक भी नहीं करेगा फेवर में तो स्पीकर को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, ऐसा सिस्टम है, हटाना बड़ा मुश्किल है इनको। नेक्स्ट है इनके पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है। तो जो स्पीकर के पावर्स एंड ड्यूटीज है, इनका जो प्राइमरी फंक्शन है, इट इज टू मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द ओवरऑल हाउस के बिजनेसेस का ऑर्डर एंड डेकोरम, काम करने का तौर तरीका। नहीं देखते हो आप, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ डेकोरम एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ही इज ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रीटर, जिसको कहते हैं ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रीटर, मतलब निकालने वाला। किस चीज में? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के लिए, या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको फाइनली यही इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब समझते हैं, निकालते हैं। एंड ऑल्सो द लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स विद इन द असेंबली, इन सब का मतलब यही निकालते हैं। नेक्स्ट, he has also the power to adjourn the assembly or suspend the meetings। ठीक है, तो adjourn मतलब स्थगित करना। जब भी इनको लगता है कि कई बार कोरम की वजह से भी adjourn किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है मीटिंग को। जब कोरम नहीं होता है, कोरम का मतलब है कि एक मिनिमम नंबर जिसके बिना कार्यकाल किसी भी हाउस की नहीं चल सकती है। 10 या 110 ऐसा माना जाता है, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, जो ज्यादा हो। तो एक डेकोरम है कि भाई इतना मेंबर होना चाहिए तभी काम होगा। अगर वो डेकोरम नहीं है, वो कोरम नहीं है सॉरी, तो एडजर्न किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, फिर सस्पेंड किया जा सकता है मीटिंग को, हाउसेस की। एंड ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो जो स्पीकर होते हैं पहली बार में वो वोट नहीं करते हैं। बट जब भी टाई होता है, मतलब कि किसी बिल पे वोटिंग हुई, किसी मैटर पे वोटिंग हुई, तो वहां पे मैटर हो गया टाई, मतलब 50-50 वोट पड़ गए, तो एक वोट इनका जो है वो डिसाइसिव वोट होता है और उसको उस केस में ये यूज कर सकते हैं, इधर इन फेवर और अगेंस्ट। नेक्स्ट है, कैन ऑल्सो अलाउ सीक्रेट सिटिंग, जब भी लीडर ऑफ द हाउस डिमांड करे सीक्रेट सिटिंग चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए सीक्रेट सिटिंग जरूरी है, तो ये अलाउ करते हैं। एंड ही ऑल्सो डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, इनका जो डिसीजन होता है इस मैटर में फाइनल होता है। मनी बिल से रिलेटेड बहुत ज्यादा पावर होता है स्पीकर को, चाहे वो स्पीकर हो पार्लियामेंट का, आई मीन लोकसभा का, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। यही डिसाइड करते हैं कि कोई बिल जो है मनी बिल है कि नहीं, और इनका डिसीजन फाइनल होता है। नेक्स्ट, ही ऑल्सो डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये ऑलरेडी मैंने बताया था, डिफेक्शन में फाइनल अथॉरिटी यही होते हैं। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटीज ऑफ द असेंबली and supervises their functions also. He himself is the chairman of business advisory committee, the rules committee and the general purpose committee। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आया है, इसको याद ही कर लेना। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे हम लोग डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली की। स्पीकर हमने चर्चा कर ली, डिप्टी स्पीकर देखते हैं। सो ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाई असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स। ठीक है, खुद के मेंबर्स में से एक बंदे को चुन लेते हैं डिप्टी स्पीकर। And it remains in office usually during the life of the assembly, but his office seems to be vacates
हिज ऑफिस अर्लियर ऑन द 3 केसेस, 3 केसेस यहाँ पे भी है जो कि सेम केसेस थी स्पीकर वाली. इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर एंड इफ ही रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द स्पीकर, ठीक है, और ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस. तो सेम ही है जैसा कि स्पीकर का था. नेक्स्ट, ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर ऑफिस व्हेन इट वैकेंट. जब भी वैकेंट होता है स्पीकर का ऑफिस तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर की तरह काम करते हैं बिल्कुल. एंड या फिर स्पीकर का ऑफिस जो है वैकेंट नहीं है बस, बट स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, ही इज एब्सेंट. हो सकता है इलनेस की वजह से या फिर कहीं गया हुआ है, तो कारण है एब्सेंट है, तो इनके ऑफिस की ड्यूटीज जो है वो डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करते हैं. उस केस में पूरा पावर इनको आ जाता है स्पीकर का. नेक्स्ट है, स्पीकर बेसिकली नॉमिनेट्स फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ ए पैनल ऑफ चेयरमैन, एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड इन द ऑब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. तो मैंने बताया था कि आपको एक पैनल बनाते हैं, ये 10 मेंबर का लगभग होता है और ये एमएलए ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए ही इसके मेंबर बनते हैं. इन 10 में से कोई भी एक जो है, अगर मान लीजिए स्पीकर भी नहीं है डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो वो टेक ओवर कर लेता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाता है और उसके देख रेख में बेसिकली कार्रवाई चलती है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ काउंसिल. अब हम स्पीकर वगैरह तो सब देख लिया हमने, स्पीकर डिप्टी स्पीकर. अब चेयरमैन देख लेते हैं काउंसिल को. ही इज बेसिकली इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर ओनली. तो कोई भी बाहर से नहीं बोलता है, जो मतलब एमएलसी जो है उन्हीं में से एक बंदे को चेयरमैन बना देते हैं. नेक्स्ट है, ही वैकेट्स हिज ऑफिस इन 3 केसेस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर. अगेन जो वहाँ पे एमएलए और सॉरी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए था, यहाँ भी सेम ही है. अगर इनका मेंबरशिप छीन जाता है तो ये चेयरमैन भी नहीं बचेंगे. इफ ही रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द डिप्टी चेयरमैन, ठीक है. नेक्स्ट, if he is removed by a resolution passed by a majority of all the then members, ठीक है, after giving 14 days notice, सेम ही है. his powers and functions are similar to those of speaker, बिल्कुल सेम ही है. एक ही अंतर है, एक अंतर ये है कि स्पीकर को एक स्पेशल पावर है कि स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं है, और ये पावर चेयरमैन को नहीं है. चेयरमैन जो है बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते मनी बिल से मैटर जो रिलेटेड होते हैं. काउंसिल को बहुत कम पावर होता है वहां पे, इनफैक्ट चेयरमैन को तो बिल्कुल भी नहीं. नेक्स्ट है, इनकी सैलरीज एंड अलाउंस जो होती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या फिर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की, वो फिक्स की जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा. उसको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा, ताकि उसको एनुअल वोटिंग से बाहर रखा जाए. एनुअल वोटिंग से बाहर रखना इसलिए जरूरी है ताकि ये थोड़ा इनको पावर रहे, इंडिपेंडेंटली काम करें, किसी के अधीन ना हो. एनुअल वोटिंग में क्या होता है कि इनकी सैलरी बढ़ाई घटाई जा सकती है, तो इनको डिसएडवांटेज पे रखा जा सकता है. इसलिए क्या ये मतलब इनके फेवर में काम करने लगेंगे. इनके पोस्ट को थोड़ा सा प्रभावित रखने के लिए, थोड़ा सा वेटेज देने के लिए इनको इनकी जो सैलरी है वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल. अगेन इनको इलेक्ट किया जाता है काउंसिल के द्वारा ही, एमंग्स इट्स मेंबर्स में से ही. he can also vacate his office 3 कंडीशन में, जैसे कि if he ceases to be मेंबर ही नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रहेंगे, या फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया राइटिंग में चेयरमैन को, या फिर इनको हटा दिया गया अगेन बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स आफ्टर गिविंग 14 डेज नोटिस. सेम ही है बिल्कुल. ठीक है, he performs the duties of chairman of office when it vacates. ठीक है, कई केस में वैकेंट हो जाता है, जो 3 केसेस मैंने बताई थी, इसकी 3 केसेस में वैकेंट हो जाता है चेयरमैन की ड्यूटी, तो उस केस में डिप्टी चेयरमैन टेक ओवर कर लेते हैं चेयरमैन, या फिर जो चेयरमैन है वो एब्सेंट है किसी कारण से, तब भी उस केस में डिप्टी चेयरमैन चेयरमैनशिप करते हैं. अब अगेन यहाँ पे जैसा कि स्पीकर उस केस में लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में नॉमिनेट करते थे अमंग्स द मेंबर, यहाँ पे भी एक पैनल बनाया जाता है वाइस चेयरमैन का, एंड लगभग 10 लोगों का ये मेंबर पैनल होता है. जब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट होते हैं उस केस में से इसमें से कोई भी एक बंदा चेयरमैनशिप संभाल लेता है हाउस का. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर्स के कुछ सेशंस होते हैं, जैसे कि समोनिंग. ठीक है, समोनिंग का मतलब होता है कि गवर्नर टाइम टू टाइम बुलाते हैं हाउसेस को. ठीक है, समन करते हैं टाइम टू टाइम.
समन मतलब बुलाना, मतलब उनके सेशंस को बुलाना। जैसे कि सेशंस डिवाइडेड हैं, विंटर सेशन, समर सेशन, ऐसे ही सेशंस डिवाइडेड हैं। ठीक है, उन सेशंस को बुलाने का जो पावर है वो गवर्नर के पास है, समन करते हैं। और मैक्सिमम जो गैप है 2 सेशंस के बीच में, इट कैनॉट बी मोर देन 6 मंथ। ये भी एमसीक्यू कई बार आया है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। एडजॉर्नमेंट एक टर्म है, अगेन इसको जान लो। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है सस्पेंशन, सस्पेंड्स द वर्क इन सिटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम। जब भी एडजॉर्न किया जाता है हाउस को, इसका मतलब कि जो काम है हाउस में वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए टाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। वो कुछ आवर्स का हो सकता है, कुछ डेज का होता है, कुछ मंथ वीक का भी हो सकता है, इनफैक्ट मंथली भी हो सकता है। इसमें एक और टर्म है एडजॉर्नमेंट सिन डाई। इसका मतलब क्या है, जब भी इंडिफिनिट पीरियड के लिए सेशन को स्थगित कर दिया जाता है, तब उसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट सिन डाई। ये जो पावर है, ये दोनों का, एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सिन डाई का, वो प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ द कंसर्न हाउस का है। मतलब और कोई नहीं कर सकता, जो प्रिजाइडिंग अफसर है वही एडजॉर्न या फिर एडजॉर्न सिन डाई, मतलब इंडिफिनिट पीरियड के लिए स्थगित करना कर सकता है प्रिजाइडिंग अफसर। तो इस केस में मान लीजिए कि अगर यू नो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उस केस में स्पीकर, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उस केस में चेयरमैन, इन्हीं के पास पावर है एडजॉर्नमेंट का हाउसेस को। प्रोरोगेशन क्या होता है, जब प्रिजाइडिंग अफसर डिक्लेयर करते हैं कि हाउस एडजॉर्न सिंडाई हो गया है, मतलब हाउस का बिजनेस खत्म होने के बाद उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है। जब प्रिजाइडिंग अफसर ऐसा डिसाइड करते हैं, उसी के कुछ दिन बाद गवर्नर क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि प्रोरोग कर देते हैं, मतलब कि प्रोरोग का मतलब ये है कि टर्मिनेट कर देते हैं सेशन को, टर्मिनेट कर देते हैं सेशन को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है, पर्टिकुलर सेशन को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है गवर्नर के द्वारा। अब डिजोल्यूशन क्या है, डिजोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल तो डिजोल्व होती ही नहीं है, एक परमानेंट बॉडी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमेशा चलती रहती है, इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो तीसरे साल में चुन लिए जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, तो लेजिस्लेटिव असेंबली डिजोल्व होती है। एंड डिजोल्यूशन का मतलब है कि पूरा जो लाइफ है उस पर्टिकुलर असेंबली का वहीं पे खत्म हो जाता है, एग्जिस्टिंग हाउस का लाइफ वहीं पे खत्म हो जाएगा, फ्रेश सिलेक्शन कराने पड़ जाते हैं। जब भी डिजोल्यूशन होता है तब फ्रेश सिलेक्शन कराना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, डिजोल्यूशन पूरा लाइफ ही खत्म कर देता है, हाउएवर प्रोरोगेशन एक सेशन का लाइफ खत्म करता है, उस सेशन को टर्मिनेट करता है। एडजॉर्नमेंट क्या करता है, एडजॉर्नमेंट बेसिकली एक सेशन को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए स्थगित करता है, फिर से वो सेशन अपने काम में आ जाती है। ठीक है, ऐसे चलती है चीजें। नेक्स्ट है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ बिल ऑन द डिजोल्यूशन। तो जब भी डिजोल्यूशन होता है हाउस का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ही होता है, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो डिजोल्व होती ही नहीं है। तो जब भी डिजोल्यूशन होता है असेंबली का, तो उस केस में बिल्स का क्या होगा, कुछ बिल्स पेंडिंग होंगी। मान लीजिए कि कोई बिल पेंडिंग है असेंबली में, असेंबली में ही पेंडिंग थी, वहीं पे पास नहीं हुआ था, तो असेंबली तो डिजोल्व होगी, तो वो भी लैप्स कर जाएगी। अगर कोई बिल पास हो गई है असेंबली से बट वो पेंडिंग है काउंसिल में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर बाई कैमरलिज्म है और वो काउंसिल में पेंडिंग है, तो वो भी लैप्स कर जाएगी वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई बिल पेंडिंग है अगेन इन काउंसिल, ठीक है, बट नॉट पास्ड बाई असेंबली डज नॉट लैप्स। ठीक है, कोई चूंकि ऑर्डिनरी जो बिल होती हैं वो दोनों में से किसी हाउस में ओरिजिनेट हो सकती है, तो मान लीजिए कोई बिल काउंसिल में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट हुई है और वहां पे वो पेंडिंग है, और इससे पहले ही डिजॉल्व हो गई लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या वो लैप्स करेगी, तो वो लैप्स नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे असेंबली तो बिना उसको कोई कार्रवाई किए डिजॉल्व हुई है, तो नई असेंबली आएगी तो उसको कंसीडर करेगी, तो वो लैप्स नहीं करेगी। नेक्स्ट है, if a bill passed by the assembly in case of unicameral state or passed by both the houses in case of bicameral state
but pending assent of the governor or the president does not lapse again. If a bill passed by the assembly in case of unicameral state or passed by both the houses in case of bicameral state but returned by the president for reconsideration of the house again it does not lapse. तो ये सारी बातें थी, इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बिकॉज एक क्लास थोड़ा बड़ा है, तो अगले पार्ट में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. पसंद आया तो लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है. शेयर करो मैक्सिमम. बाय बाय.